ये है AS7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला है, ठीक है। तो बेसिकली दिस AS डील्स विथ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये तीन चीज से हम लोगों का डील करेगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसमें हम लोग रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट को करते क्या है। देखो, कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट का था हम लोग कॉस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कि ये हम लोगों का वहां एप्लीकेबल होता है जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो ये वहां पर ये चैप्टर काम आता है। तो वो था हम लोग का कॉस्ट का डिपार्टमेंट। बट अकाउंट्स में कैसे उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, उस कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑल विल बी बुक्ड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे करेंगे तो पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। ये हम लोग कॉस्ट में भी करते थे, तो कॉस्ट से रिलेट करते हुए इसको पढ़ो, ये जल्दी समझ आएगा। दिस एएस अप्लाइज ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टी होता है जो बिल्डिंग बनवा रहा है। मतलब अगर हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टी है, और सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये एएस कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टी को नहीं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर्मूला थोड़ा सा वहां से अलग लगेगा हमें, इसलिए यहाँ का फॉर्मूला याद करो, क्योंकि सम्स आएगा तो वो वाले फॉर्मूला से सम नहीं कर सकते जिससे कॉस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला यहाँ पे है कॉस्ट टिल डेट बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। वहां पे इसका फॉर्मूला अलग था, वहां पे रहता है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, पर यहाँ पे है कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। If total estimated cost exceeds contract price, then such anticipated loss will have to be booked irrespective of the fact whether contract has started or not. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? जो मेरे को लगता है कि पूरा बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा हो जाएगा। जैसे कि अगर आज हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग को पता है कि ये बिल्डिंग बनाने में से 80 लाख रुपया लगेगा, 80 लाख लगेगा। तो ये हम लोग को एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि लगेगा। तो टोटल कॉस्ट है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 80 लाख, और हम तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताए थे 70 लाख। तो तुम लोग मेरे को पे करोगे जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में है, मतलब 70 लाख। मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट लग जाएगा 80 लाख, तो मेरा खर्चा हो जाएगा 80 लाख, तुम लोग मेरे को दोगे 70 लाख, तो 10 लाख का मेरे को लॉस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, देन सच एंटिसिपेटेड लॉस, एंटिसिपेटेड मतलब फोरकास्टेड, मेरे को अगर ये एस्टिमेटेड है तो लॉस भी तो एस्टिमेटेड ही होगा। तो मेरा एस्टिमेटेड लॉस क्या होगा, है विल हैव टू बी बुक्ड, मेरे को लिख लेना होगा, क्योंकि हम लोग का अकाउंट्स कहता है कि कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है तो उसको पहले से लिख लो। ये हम लोग कंजर्वेटिज्म में पढ़कर आए हैं कि कोई भी लॉस होता है तो उसको पहले से लिख लो। तो अगर ये एंटिसिपेटेड लॉस है तो इसको हम लोग बुक्ड कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ हो, पर लॉस हम लोग पहले लिख लेंगे। क्यों? ऐसा गैप में बोला गया कंजर्वेटिज्म में। दूसरा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये फॉर्मूला है, ये और एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो सम में जो दिया हो, जैसे दिया उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे देखो, अगर आज हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में सोचो 2 साल लग जाएगा। बिल्डिंग 6-7 महीने में बन जाएगा या 1 साल में बन के रेडी हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जब भी हम लोग कोई घर बनाने का सोचते हैं या कुछ भी, हम लोग कम से कम सोचो 2 साल लग गया। तो अकाउंटिंग तो हर साल करना पड़ता है, एवरी ईयर हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, पीएल बनाना है। तो हर साल हम लोग को देखना है कि कॉस्ट कितना लगा। तो सोचो, एक बार के लिए सोचो, जनवरी से दिसंबर का साल है, जनवरी में बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया है, अब दिसंबर आ गया है, दिसंबर में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं कितना खर्चा लगा। तो दिसंबर तक जितना खर्चा लग गया है, हो गया है खर्चा, उसको बोलेंगे कॉस्ट टिल डेट। टिल डेट मतलब दिसंबर तक। तो कॉस्ट टिल डेट है से
30 लाख पूरा साल खर्च हो गया है। अब हम लोग को लगता है कि इतना महंगाई बढ़ गया है, अगला साल 40 लाख खर्च हो जाएगा। तो कॉस्ट टिल डेट है, जो असली में कॉस्ट इनकर हो गया है, कॉस्ट इनकर्ड जो असली में इस साल हम लोग का खर्चा हो गया है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो अगले नेक्स्ट 1 साल में हम लोगों को लग सकता है। मतलब हम लोग आज के, अगर हम लोग ऐसे हिसाब किए कि इस साल अगर 30 लाख लगा है तो अगले साल 40 लाख लग सकता है, उस हिसाब से हम लोग निकालिए कि 70 लाख टोटल लगेगा। तो ये जो एस्टिमेटेड है, कॉस्ट टिल डेट है, रियल खर्चा एक्चुअल एक्सपेंस, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो अगले साल और लगेगा, अभी हम लोग एस्टिमेट किए हैं, दोनों को जोड़कर बोल रहे हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो कॉस्ट में यूज होता है, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो अगर सम्स में इस इंफॉर्मेशन से कुछ निकालने बोला है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो हम लोगों के पास टोटल 3 फॉर्मूला हो गया है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का तीनों लर्न रखना है। अब 2 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम द बिगनिंग, जहां पे अगर हम तुम लोगों को बोल दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 लाख है, तो फ्यूचर में चाहे मेरे को लॉस भी क्यों ना होने लगे, हम तुम लोग को नहीं बोल सकते कि देखो इन्फ्लेशन आ गया है, 2 साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब 80 लाख में मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, अब तो मेरे को 80 लाख में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा क्योंकि इतना महंगाई बढ़ गया है। एक काम करो, तुम लोग मेरे को 10 लाख ज्यादा दे दो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90 लाख कर दो। तुम लोग बोलोगे नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखे थे ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिगनिंग में जो आपने बोला था वही प्राइस रहेगा, हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड प्रोग्रेसिवली, यहाँ पे हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ा तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रोग्रेसिवली वर्ड का मतलब है वी कैन प्रोग्रेस द कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। नोट क्या है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज मोर कॉमनली इन यूज, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर तो चाहेगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बने, पर कॉन्ट्रैक्टी क्यों घुसना चाहेगा? हम लोग आज एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग को भी तो चाहिए कि भाई 80 लाख में बन जाएगा, कल को कॉन्ट्रैक्टर उठ के बोल देगा कि और 10 लाख दीजिए, तो मेरा बजट तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादातर लोग फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, बट कहीं कहीं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, बट ज्यादा यूज में यही कॉन्ट्रैक्ट है। एस्किलेशन क्लॉज क्या होता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग जनरली देखना, इंश्योरेंस का ही देख लो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो, जनरली नीचे लिखा होता है एस्किलेशन क्लॉज। एस्किलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि अगर इट इज फाउंड इन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, देखो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पूरा पूरी कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से, ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्टी के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइस फिक्स्ड रहता है, 80 लाख है तो 80 लाख ही रहेगा। कल को अगर इन्फ्लेशन आ गया या कुछ भी रेट बढ़ गया, जीएसटी का रेट बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो पूरा पूरी लॉस है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ पे सेव किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टी को सेव किया गया है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोल के, पर इस पूरे पिक्चर में कॉन्ट्रैक्टर का क्या? अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर को तो ह्यूज लॉस हो जाएगा। और ये तो हम सिर्फ 80 लाख बोल रहे हैं, अगर वो एक अपार्टमेंट बना रहा है उसके अंदर 100 फ्लैट है तो उसको तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके के केस में जो लोग फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कहीं पे नीचे पे एस्किलेशन क्लॉज मेंशन किया हुआ रहता है। ये एस्किलेशन क्लॉज क्या होता है? इट इज द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एस्किलेशन क्लॉज जब होता है तो उस एस्किलेशन क्लॉज में यही लिखा हुआ होता है कि कल को अगर मटेरियल का दाम बढ़ गया मार्केट में, तो हम सिर्फ मटेरियल का दाम बढ़ा, मतलब अगर 80 लाख तुम लोग को हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बोले हैं, नेक्स्ट ईयर मेरे को लग रहा है कि सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स का प्राइस बढ़ गया है, तो ये मटेरियल है बिल्डिंग बनाने के लिए, ये 3 चीज मटेरियल है, सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स। इसका प्राइस अगर बढ़ गया है तो ये हम तुम लोग से बोल सकते हैं कि देखो मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, तो इतना ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल, तो तुम लोग मेरे को मटेरियल का पैसा एक्स्ट्रा दे दो। तो हम कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट बढ़ा सकते हैं जितना मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा।
और किसी चीज का नहीं बढ़ा सकते। मटेरियल का दाम अगर बढ़ा है तो हम तुम लोग से एक्स्ट्रा पैसा और मांग सकते हैं, ऐसा एस्केलेशन क्लॉज में लिखा हुआ रहता है। तो एस्केलेशन क्लॉज है तो मटेरियल का जितना दाम बढ़ा है उतना पैसा एक्स्ट्रा मांग लेंगे। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर पीएल, अकाउंट से तो पीएल बनता होगा। अब पीएल कैसे बनेगा, सिंपल, जैसे पीएल बनाते हैं बाई रेवेन्यू, इस तरह बाई रेवेन्यू लिखा जाता है। रेवेन्यू से हम लोगों का 5 लाख है, अगर हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, 90% उसमें अगर मेरा कंप्लीशन हो गया है तो मेरा रेवेन्यू इतना हो जाना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख। तो इसको एरो दे के अपना लिख लो, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। तो ये देखो नीचे हम लोग को दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 90%, प्रोविजन फॉर लॉस इन बैलेंस शीट, फॉलो द कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस फॉर लॉस। ये नहीं भी बोलेगा तो हम लोग को यही फॉलो करना है। ये वाला सम के अलावा हम ये वाला दिखाते हैं, वो पीछे ऊपर वाला अच्छे समझ नहीं आएगा। ये देखो एग्जाम्पल, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया है 1000 लाख, कॉस्ट टिल डेट मतलब ये वाला डेट में जब हम लोग अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2021, तब हम लोग का 600 लाख का कॉस्ट लग चुका है। एक्सपेक्टेड और फर्दर एक्सपेंस, एक्सपेक्टेशन है कि और 200 लाख लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, कॉस्ट टिल डेट और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो वो जो एकदम पहले वाला फॉर्मूला था वो यूज करेंगे, कॉस्ट टिल डेट बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट टिल डेट दिया हुआ है 600 लाख, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था कॉस्ट टिल डेट प्लस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो 600 प्लस 200 मतलब 800 लाख। तो 600 लाख बाई 200 लाख, 800 लाख इंटू 100, 75% आ गया। अब बोल रहा है रेवेन्यू, तो हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लॉस या प्रॉफिट रिकॉग्निशन, और एकदम शुरू पहले लाइन में बोले थे रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, तीन चीज हम लोग इसमें हिसाब करते हैं। प्रॉफिट में लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज है, पर रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस। तो रेवेन्यू कितना हुआ हम लोग का, जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था मतलब 1000, ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, काम कितना कंप्लीट हुआ 75%, तो रेवेन्यू कितना माना जाएगा 1000, अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें 75% हम लोगों ने काम खत्म कर दिया है, तो 750 लाख हम लोग का रेवेन्यू होना चाहिए था। उसमें कॉस्ट हम लोग का अभी कॉस्ट टिल डेट कितना लग गया है 600 लाख, तो हम लोग को प्रॉफिट ही अभी इस साल तो फिलहाल प्रॉफिट ही हो रहा है 150 लाख का। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन इस तरह आया है, दिया है कंपनी अंडर टू कॉन्ट्रैक्ट एट 3 करोड़ ऑन 1914, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 3 करोड़ का 1914 में। ऑन 31 मार्च 2017, जब ईयर एंडिंग हुआ 31 मार्च को ईयर एंडिंग होता है, इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 1 करोड़ 80 लाख, कंपनी स्पेंड कर चुका है मतलब कंपनी का कॉस्ट है 1 करोड़ 80 लाख खर्च कर चुका है। एडिशन कॉस्ट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर का है मतलब एस्टिमेटेड होगा, अगर फ्यूचर बोल रहा है तो ये एस्टिमेटेड ही होगा। 1 करोड़ 40 लाख एस्टिमेटेड है। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू इन फाइनल अकाउंट, तो बताओ रेवेन्यू हमारा कितना हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 300 लाख, ये सारा इंफॉर्मेशन में ही था, 300 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था। कॉस्ट टिल डेट 180 लाख हुआ, 180 लाख मतलब 1 करोड़, ये 80 लाख, ये इसको 1 करोड़ 81 पॉइंट होगा और करोड़ होगा। फर्दर एक्सपेंस 1 मतलब यहाँ पे करोड़ का ये अमाउंट गलत लेवल पे लिखा हुआ है, 140 लाख नहीं होगा। फिर टोटल कॉस्ट है हमारा 180, पर एक बार के लिए इसको लाख कर दे मतलब समझाने के लिए, तो हमारा इतना आ गया मतलब कॉस्ट टिल डेट है 180, नीचे जाता है टोटल, तो टोटल कैसा 180 प्लस 140 जो 320 आया है इंटू 100, तो ये आ गया 56.25। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज, तो 300 लाख का 56.25% करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 168.75 लाख, और करोड़ का पर मेन सम समझ लो। ये तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा AS7 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन।
नेक्स्ट है, इफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं तुम लोग से 80 लाख और मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है 70 लाख, तो मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस कॉस्ट टिल डेट, ये जो ऊपर अभी कर रहे थे वही चीज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से तो हम लोग को लॉस हो जाएगा, एंड फुल अमाउंट ऑफ लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करेंट पीरियड। देखो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो आता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट लॉस आता है तो वो भी पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। इन दिस सम, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट से कम है तो ये लॉस है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, 320 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब हम लोग वहां पे हम लोग ऊपर सीख रहे थे रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, हम कितना काम खत्म कर दिए हैं। मतलब हम तुम लोग को बोले थे 300 लाख मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और हम काम खत्म कर लिए थे 56.25% का, तो मेरा 168.75 रेवेन्यू रिकॉग्निशन था। पर अभी बात हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रेवेन्यू अलग चीज है, प्रॉफिट और लॉस अलग चीज है। तो प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, रेवेन्यू क्या होता है, अगर हम तुम लोगों को 1000 एक टॉप लेकर आए हम 600 रुपीज में और तुम लोग को बेच रहे हैं 1000 रुपीज में, तो मेरा रेवेन्यू कितना है 1000 जो मेरे को पूरा मिल रहा है, बट प्रॉफिट क्या है मेरा 400। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग चीज होता है। रेवेन्यू होता है जितना मेरे को टोटल मिला, तुम लोग से मेरे को टोटल मिला है 1000, पर मेरा प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 400, क्योंकि कॉस्ट भी तो था 600। तो ये रेवेन्यू है, बट नीचे बोल रहा है इसी से कॉस्ट निकालो, तो लॉस या प्रॉफिट निकालो। तो लॉस या प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ ऊपर अभी हम लोग किए थे, ये वाला चीज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो हम लोग का ये, अगर कॉस्ट प्राइस कम है एस्टिमेटेड, देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों रिकॉर्ड करने का तरीका अलग होता है, एक ही नहीं होता है। क्यों, कंजर्वेटिज्म फॉलो होता है। कंजर्वेटिज्म में क्या बोलता है, अगर हमको लगता है लॉस होने वाला है तो उसको अभी पूरा रिकॉर्ड कर दो, पर अगर हमको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड मत करो, ये कंजर्वेटिज्म में बोला जाता है। तो अभी ऊपर पहले चेक करो ये वाले सम में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 300, टोटल कॉस्ट है 320, तो इतना तो हम लोग श्योर है कि लॉस हो रहा है। तुम लोग मेरे को दोगे 300 लाख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम 300 लाख बोले हैं, बट तुम लोग का बिल्डिंग बनाने में मेरा खर्चा हो गया है 320 लाख, तो मेरे को तो लॉस हुआ है। अब ये जो 20 लाख का लॉस हुआ है ये पूरा रिकॉग्नाइज कर देंगे, हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर देंगे, इसलिए लिखा है 20 लाख आया, इट विल बी रिकॉग्नाइज इन द करेंट ईयर, पूरा लिख देंगे। पर अगर प्रॉफिट होता तो अभी हम लोग नहीं लिख सकते थे, प्रॉफिट को सिर्फ निकाल के रख देंगे, बट ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत लिखो। फिर एक फुल फ्लेजेड और एक सम है, अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। हम लोगों को एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 2000 लाख, वर्क सर्टिफाइड मतलब काम कितना सर्टिफाइड हो गया है 1000 लाख का, कितने काम को अभी सर्टिफाइड नहीं किया गया है 210 लाख का। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन 990 है, मतलब लगता है फ्यूचर में और कॉस्ट लग जाएगा 990। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड, सामने वाले ने हमें पैसा कितना दे दिया है 800 लाख, मतलब कैश रिसीव्ड हो गया है। टू बी रिसीव्ड मतलब कितना रिसीव होना बाकी है 280 लाख, कितना रिसीव होना बाकी है। डिटरमाइन करने बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम, कितना ड्यू है अभी। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है, सबसे पहला काम होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट टिल डेट बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। अगर नहीं समझ में आ रहा इक्वल टू देके यहाँ फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100।
अब कॉस्ट टिल डेट कितना है? कॉस्ट टिल डेट यहाँ पे वैसे नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड ये क्या है? देखो होता क्या है, सोचो हम लोग को ब्रिज नहीं, हम लोगों को 4 तल्ले का बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब इस वो बिल्डिंग को बनाने में हमें 2 साल लगने वाला है। तो इस साल क्या हुआ, हम लोगों ने 3 फ्लोर बना लिया है, 3 फ्लोर इस साल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी भी 1 फ्लोर बनाना बाकी है, हम लोगों ने 3 फ्लोर बना लिया है। तो वो तो बना ही नहीं है, 1 फ्लोर तो बना ही नहीं है, उसका तो बात ही अलग है। बट 3 फ्लोर तो हमारा इस साल बन के रेडी हो गया है, खर्चा तो हमारे पॉकेट से पूरा हो गया 3 फ्लोर के ऊपर। अब अब एक इंजीनियर आता है और उसे सर्टिफाइड करता है कि कितना रहने लायक। देखो बहुत बार होता है ना, ब्रिज बन के रेडी हो जाता है बट टूटने का डर है, तो इंजीनियर को बुलाकर उसे सर्टिफाइड कराना पड़ता है कि क्या ये ब्रिज ओके है, मतलब इसे स्टार्ट कर दे। इसलिए जब भी कोई ब्रिज टूटता है तो हम लोग इंजीनियर को दोष देते हैं कि इंजीनियर ने उसे सर्टिफाइड कैसे किया। जब ब्रिज कमजोर था, ब्रिज ओके नहीं था, तो इंजीनियर ने क्या सोच के उसे सर्टिफिकेट दे दिया। तो वैसे ही बिल्डिंग भी जब कोई बनता है तो इंजीनियर आके उसे सर्टिफाइड करता है कि हाँ 3 तल्ला है, 3 तल्ला एकदम परफेक्ट बना है, 3 फ्लोर इसमें लोग रह सकते हैं। तो वो आके जो सर्टिफाई किया, सोचो वो सिर्फ 2 फ्लोर को ही सर्टिफाई किया, 1 फ्लोर को वो सर्टिफाई नहीं किया। पर अगर हम अपना खर्चा निकाले तब तो मेरा पूरा 3 फ्लोर पे खर्चा हो गया है। उसको सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला वो तो अलग बात है, मेरा खर्चा कितना हो गया। तो वर्क सर्टिफाई हुआ है 1000 लाख का और वर्क नहीं सर्टिफाई हुआ है 210 लाख का, पर मेरा इतना कॉस्ट तो लग गया है 1000 प्लस 210। इसलिए जब हम लोग कॉस्ट टिल डेट निकालते हैं तो वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड को प्लस कर देते हैं। तो ये मेरा कॉस्ट टिल डेट है। अब नीचे आता है टोटल एस्टिमेटेड। टोटल एस्टिमेटेड क्या होता है? कॉस्ट टिल डेट प्लस फर्दर कॉस्ट। तो कॉस्ट टिल डेट इज 1210, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 990। ये प्लस करके हम लोगों का 55% काम खत्म हो गया है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है 1000 बार पढ़ चुके हैं। ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2000, काम कंप्लीट हुआ है 55%, तो 1100 लाख का हम लोग का रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। अब हम लोग निकाल लिए रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, अब हम लोग को लॉस और प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो ये तो लॉस और प्रॉफिट तो ऊपर से ही देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2000 लाख और हम लोग का टोटल खर्चा कितना लग रहा था, हम लोग का टोटल खर्चा लग रहा था 1210 प्लस 990, मतलब ये तो 2000 से ज्यादा ही लग रहा है। तो बेसिकली हम लोग को लॉस हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज लेस देन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, लॉस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। लॉस को तो पूरा लिख लेते हैं, तो 2200 का कॉस्ट लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2000, तो 200 लाख का हम लोगों को लॉस हो रहा है। पर बोला है सब में WIP निकालने। WIP का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। तो याद रहे WIP का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग कितना था 1000, वर्क अनसर्टिफाइड था 210, तो 1210 हम लोगों का WIP है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर, हम लोग कस्टमर को देंगे और कि कस्टमर से लेंगे और, मतलब क्या हाल है। तो कॉस्ट टिल डेट, इसका फॉर्मूला है ये कॉस्ट टिल डेट प्लस प्रॉफिट, मतलब इतना अभी तक खर्चा हो गया है, इतना हम लोगों का प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, इन सब को ये फॉर्मूला में ये पूरा पुट करना। अगर ये नेगेटिव आया तो इट मींस अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर इज 70 लाख, तो हम लोगों का ड्यू है कस्टमर को, मतलब हम लोग इतना रिटर्न करेंगे कस्टमर को, 70 लाख ज्यादा ले लिए हैं कस्टमर से। इट मींस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब लेंगे कस्टमर से, ये नेगेटिव आएगा मतलब देना है कस्टमर को, ज्यादा ले चुके हैं कस्टमर से।